हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट क्लासेज। आज ये मेरा फोर्थ लेक्चर है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी चल रहा है और ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। तो आज लगभग ये फोर्थ लेक्चर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मैं पूरा आपका चैप्टर कवर कर दूंगा। ठीक है, तो आइए हमारे साथ मिलके एक मैराथन दौड़ लगाते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि इसमें मैराथन दौड़ हम लगा रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस मैराथन दौड़ में जो पास हो जाएगा वो अच्छा मार्क्स ला पाएगा। जहाँ तक कि मैं अपना फ्रिक्शन चैप्टर अपलोड कर दिया हूँ और मशीन चैप्टर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैकेनिकल इंजीनियर और सिविल इंजीनियर के लिए, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसको अगर नहीं देखे हो तो कृपया जा कर के देख ले, प्लेलिस्ट में लगी है। प्लेलिस्ट में अप्लाइड मैकेनिक्स का प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, और वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए हमारे साथ एक बहुत बड़ी मैराथन दौड़ लगाते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर में मैं शुरू करूँगा अर्धवृत्ताकार प्लेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देख रहे हैं एक अर्धवृत्ताकार आपका ये प्लेट है। यहाँ से लेकर के ये अर्धवृत्ताकार प्लेट है। इसमें हमने क्या करा कि इसमें हमने एक पट्टी काटी, ये वाली स्ट्रिप काटी, ठीक है। और ये वाई जो एक्स एक्सिस से वाई दूरी पर dy डिस्टेंस का एक पट्टी हमने dy मोटाई का एक हमने पट्टी काटी, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें कि इस पट्टी का क्षेत्रफल क्या होगा, पट्टी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो चूँकि हम लिखेंगे कि चूँकि अर्धवृत्ताकार प्लेट में एक्स अक्ष से वाई डिस्टेंस पर, यानी कि वाई दूरी पर dy चौड़ाई या मोटाई का एक पट्टी काटी। इतना समझ में आया कि हमने एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस पर dy चौड़ाई का एक हमने, चौड़ाई या मोटाई का एक हमने पट्टी काटी। तो अगर हम इस पट्टी की क्षेत्रफल फाइंड करें तो क्षेत्रफल इस पट्टी का क्या होगा, तो पट्टी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लिखेंगे कि पट्टी का क्षेत्रफल, अतः पट्टी का क्षेत्रफल क्या होगा भैया। हमने सर्कल का पढ़ा है कि अगर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इस पट्टी का अगर क्षेत्रफल हम देखें तो पाई वाई, यानी कि पाई वाई और ये dy चौड़ाई का है, तो पाई वाई और dy। इतना समझ में आया? बहुत ही आसान है जी। जब इतना समझ में आएगा तो आगे भी आप समझ जाओगे। तो अगर हम इस पट्टी को देखें तो इस पट्टी को हम एक तार मान सकते हैं। समझ में आ रहा होगा? इस पट्टी को हम एक तार, अर्धवृत्ताकार तार मान सकते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रूफ करवाया था कि अर्धवृत्ताकार तार का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा। तो उसमें आया था वाई एक्सिस पे 2y, यानी कि 2r अपान पाई डिस्टेंस पर, वाई एक्सिस पे 2r अपान पाई डिस्टेंस पर वो गुरुत्वीय केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आया था। तो हम इस पट्टी को अगर हम पतला तार मान ले तो इसका गुरुत्वीय केंद्र क्या होगा, वाई अक्ष पे जो होगा 2y अपान पाई डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? तो हम नोट कर लेते हैं इसे। इस पतली पट्टी को एक तार माना जा सकता है,
यही लिखना है, जो मैं बोला वही लिखना है। एक तार माना जा सकता है ठीक है, जिसका गुरुत्व केंद्र मैंने क्या बताया था, जिसका गुरुत्व केंद्र जो होगा, इसको तार मानेंगे तो गुरुत्व केंद्र जो होगा वाई एक्सिस पर 2i/5 डिस्टेंस पर होगा। क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में तार का, अर्धवृत्ताकार तार का हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने सिखाया था। अगर नहीं देखे तो कृपया इस जो भी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो भी मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं, 3 लेक्चर अपलोड किए हैं, तीनों लेक्चर को जरूर देखें। अगर नहीं देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको करने से क्या फ़ायदा यार। आप बताइए, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो कैसे सक्सेस होंगे। पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं अपनी दुनिया में, ठीक है। तो अपने माता पिता की या फिर किसी भी व्यक्ति की सेवा करने चाहते हैं तो एक पढ़ाई ही एक ऐसी स्थिति है, क्योंकि पढ़ाई से आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने माता पिता की सेवा कर सकते हैं। जैसे आप पैसा कमाएंगे तो आप अपने माता पिता की सेवा उस टाइप से कर सकते हैं, एक बुढ़ापे का उनका लाठी बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम गुरुत्व केंद्र नोट कर लेते हैं। क्या होगा गुरुत्व केंद्र भैया? गुरुत्व केंद्र वाई अक्ष पर जो होगा, वाई अक्ष पर 2y/π दूरी पर स्थित होगा। समझ में आया होगा? वाई अक्ष पे 2y/π दूरी पर स्थित होगा, ठीक है। इसलिए अगर हम प्लेट का गुरुत्व केंद्र फाइंड करें तो अतः प्लेट का गुरुत्व केंद्र का फार्मूला क्या होता है बाबा? यहाँ पर हम एक्स एक्सिस तो ये चेंज होगा नहीं, क्योंकि ये वही पर होगा, और वाई एक्सिस चेंज होगा। तो वाई एक्सिस अगर हम चेंज करेंगे तो इसका जो होता है गुरुत्व केंद्र का फार्मूला हम आपको नोट करवाए थे, और मैं यहाँ पे नोट करूँगा। जैसे वाई बार जो होता है आपका इंटीग्रेशन पाई वाई डी वाई, ठीक है। और इनटू क्या होगा 2y/π, ठीक है। इस पतली पट्टी को एक तार माना जा सकता है वाई अक्ष पर जो है इतनी दूरी पर। जैसे ये होगा पाई वाई डी वाई, ये तो हो गया, लेकिन ये कितने दूरी पर स्थित है? 2y/π डिस्टेंस पर दूरी पर ये गुरुत्व केंद्र स्थित है, यानी कि डिस्टेंस पर ये गुरुत्व केंद्र स्थित है, अगर पतली तार मान लिया जाए, ठीक है। और अपान में क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to r, ये भी जो होगा 0 to r, इसकी हमने रेडियस जो मान ली है ना, r मानी है, समझ में आएगा होगा। 0 to r हम यहाँ से लेकर चलेंगे, टिक, समझ में आएगा। तो 0 to r, और नीचे में भी पाई वाई डी वाई, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ये एरिया के द्वारा हम फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि समतल है। और 3D में अगर आ जाए आपका, सॉलिड के लिए भी मैं आपको करवाऊंगा। तो ये सिर्फ एरिया वाला है, तो इसको अगर हम प्रूव करें, इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा आपका वाई बार इजिकल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पर तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और वाई स्क्वायर और 2y² हो जाएगा यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉमन ले लेंगे, ये बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। y² dy 0 to r, और अपान में ये क्या होगा? पाई वाई डी वाई, इसको अगर हम बाहर कर दे तो ये क्या होगा? 0 to r वाई डी वाई। इतना समझ में आया? ठीक है, तो इतना समझ में आया तो आपको आगे भी समझ में आ जाएगा।
तो आगे हम क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसका इंटीग्रेशन कर देना है, लिमिट लगा देना है, बस सारा चीज़ आ जाएगा आपका। तो वाई बार इजकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, y³/3 हो जाएगा। तो y³/3 लिख देते हैं बाबा, और इसका लिमिट जो होगा आपका 0 to r अपान में पाई, तो पाई है आपका, y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y²/2 होगा बाबा, y²/2 लिख देते हैं, और लिमिट इसका जो होगा 0 to r। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर हम आगे से लिखना चाहें तो y बार जो होगा आपका, ये डायरेक्ट सिंप्लाई छोड़ना नहीं है, लगाते जाना है। तो y बार जो होगा 2/पाई तो हो जाएगा, 2y/पाई हम लिख देते हैं पहले, और इसका अगर हम पहले अपर लिमिट डालते हैं और बाद में माइनस करके लोअर लिमिट भरते हैं, तो ये क्या होगा, y की जगह पर हम r डालेंगे अपर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, y की जगह पर r डालेंगे तो ये हो जाएगा r³/3, और माइनस करके लोअर लिमिट 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं, 0 हम नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो अपान में ये भी क्या हो जाएगा, y²/2, y की जगह पर हम अपर लिमिट डालेंगे, इसके बाद माइनस करके लोअर लिमिट डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा r²/2, और ये 0 लोअर लिमिट है, तो माइनस करके 0 कर डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो नहीं रखेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो r² से ये एक कट गया, तो यहाँ पर बचा एक r, समझ में आ रहा होगा। और y बार जो आपका हो जाएगा 2r अपान में क्या होगा 2r, और इनटू ये भी 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 अपान में है तो 2 ऊपर चला जाएगा, इंटू 2 अपान में ये क्या हो जाएगा 3, और ये बचा है पाई। इतना समझ में आया, इतना समझ में आएगा तो आगे भी समझ में आ जाएगा। y बार अब डायरेक्ट लिख देना है 4r/3 पाई, ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा अर्धवृत्ताकार प्लेट का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ में आपको आ गया होगा, और हर एक चीज़ का आप वैल्यू याद किया कीजिए, क्योंकि ये अर्धवृत्ताकार प्लेट है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, y बार 4r/3 पाई होता है। और हमने अर्धवृत्ताकार तार का बनाया था, जिस तार का हमने बताया था, जिसका यूज हमने इसमें कर दिया। अगर ये चीज़ें आपको याद नहीं होगी तो फिर से आपको निकालना पड़ेगा वहाँ पर, जो कि बहुत टाइम लगेगा, और आप निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि टाइम लिमिट होता है। 2.5 घंटे का समय मिलता है डिप्लोमा में या फिर किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो 2.5 घंटे का या 3 घंटे का टाइम मिलता है, तो उस टाइम में आप निकाल नहीं पाएंगे। तो कृपया यहाँ से ये जो वैल्यू आ रही है उसको आप याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर याद रहेगा तभी आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं फटाफट, बहुत जल्द। और हम जैसा कि मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ उस टाइप से अगर आप हल करते हैं, आप मेरी बातों को समझ जाते हैं, तो एग्ज़ाम में आप 2.5 घंटे के पेपर मात्र 1.5 घंटे में सॉल्व करेंगे। क्योंकि मैं जैसे ही मैं चैप्टर सारे ख़त्म कर लूँगा, आपको कम से कम 2-3 अनसॉल्व पेपर ज़रूर मैं करवाऊँगा, जो कि 2.5 घंटे का पेपर मैं आपको 1.5 घंटे के अंदर सॉल्व करके दिखाऊँगा, बहुत फास्ट, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अपना चैप्टर में ये जो नेक्स्ट जो अपना है त्रिभुजाकार प्लेट का हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। तो इसको आप नोट कीजिए और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फटाफट नोट कीजिए। चलिए मैं अब इसे मिटाता हूं और इसके बाद मैं त्रिभुजाकार प्लेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने सिखाता हूं। आपका ये रहा एक त्रिभुजाकार प्लेट, ठीक है, जो इसका आधार जो है x अक्ष के समांतर है, ठीक है, x अक्ष के समांतर, और आधार की जो लंबाई है वो भी है b, ठीक है ना। तो और इसकी पूरी हाइट जो है h है, समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम इस पट्टी पर विचार करें तो y मतलब x एक्सिस से y दूरी पर, y डिस्टेंस पर हमने एक dy की पट्टी काटी। अगर dy की पट्टी काटी और ये लंबाई है इसकी, ठीक है, तो इसकी अगर हम क्षेत्रफल एरिया पूछूं मैं आपसे, तो एक रेक्टेंगल टाइप का आपको दिख रहा है, ठीक है। इसका एरिया जो होगा आपका s इंटू dy, लंबाई इंटू चौड़ाई, s इंटू dy। और यहाँ पर हम देख रहे हैं
कि अगर ये टोटल h है और ये y है तो ये क्या हो जाएगा, h माइनस वाई नहीं हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक h माइनस वाई नहीं हो जाएगा। तो जब h माइनस वाई हो जाएगा, ये पट्टी बहुत पतली है, ये मत समझिएगा कि dy जो है थोड़ी सी मोटी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ तक ये हो जाएगा। तो ये dy जो है बहुत ही पतली लिया जाता है, ठीक है। पट्टी हम लिखेंगे क्या कि पट्टी की लंबाई s है और चौड़ाई dy है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चूँकि लिखेंगे क्या लिखेंगे भैया कि चूँकि पट्टी की लंबाई s तथा चौड़ाई dy है, अतः पट्टी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, s इंटू dy। इतना समझ में आया आपको। तो अगर हम एक यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये दो समरूप त्रिभुज बन रहे हैं, एक यहाँ पर देखिए तो एक ये टोटल ये समरूप एक त्रिभुज हो गया और एक यहाँ से ये त्रिभुज हो गया, ये समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम अब बात करें इस समरूप त्रिभुज का हम यूज करें, ठीक है ना, तो यूज करें तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा, अतः समरूप त्रिभुज के अनुसार, यानी कि समरूप त्रिभुज का नियम हम लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये दो त्रिभुज बना, एक ये वाला त्रिभुज और एक टोटल वाला पूरा टोटल त्रिभुज। तो अगर हम यहाँ पर देखें एस, इसका अगर बेस ले रहे हैं तो इसका भी बेस लेंगे, तो एस अपान बी लिखेंगे, एस अपान बी इज इक्वल टू, पहले इसका लिए ना तो इसका क्या हो जाएगा, एच माइनस वाई, तो लिख लेंगे एच माइनस वाई अपान में क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा टोटल, तो बी वाला का क्या हो जाएगा हाइट, टोटल एच हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ से अगर हम एस फाइंड करें, क्योंकि एस डी वाई है, यहाँ का एस का वैल्यू रखना है, तो यहाँ से अगर हम एस फाइंड करें तो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से हम निकालें तो एच माइनस वाई अपान में एच इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से हम सिंपल में एस फाइंड करें तो एच अगर ये अंडर करें ये ब्रैकेट के अंदर तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई बाई एच इंटू बी। इतना समझ में आया आपको। तो हम यहाँ पर अगर अब पट्टी का क्षेत्रफल देखो तो हम इसका वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। अतः लिखेंगे, अतः पट्टी का क्षेत्रफल, यहाँ पर एस का जो वैल्यू है यहाँ पर रख दिया जाए भैया, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ए, पहले बी लिख लेता हूँ यार, बी इंटू 1 माइनस वाई अपान एच इंटू डी वाई। अब हम फार्मूला लगाएंगे गुरुत्व केंद्र का। गुरुत्व केंद्र का फार्मूला हम कैसे लगाएंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो वाई बार जो होगा, वाई बार जो होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू 1 माइनस वाई अपान एच डी वाई, बी इंटू 1 माइनस वाई अपान एच डी वाई और इंटू क्या हो जाएगा वाई, क्योंकि वाई डिस्टेंस पे, वाई डिस्टेंस पर, वाई दूरी पे, ठीक है। और अपान में क्या हो जाएगा वाई बार, ये बीच में, जब बटा लिखा जाता है तो ये बीच में आना चाहिए जो, ठीक है, ये वाला बीच में आना चाहिए। तो और इसके बाद लिखेंगे इसका पूरा एरिया, ये तो एरिया हो गया इसका पट्टी का, और इसका पूरा एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा बी इंटू एच, 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। और ये जो आपका लिमिट लगेगा, क्या लगेगा भैया 0 to h, क्योंकि ये 0 से और h तक उठना है आपको, ठीक है। और dy डिस्टेंस तो मैंने बताया है हमेशा कि ये देखना चाहिए कि dy जो है ना तो y पर देखो, हमेशा लिमिट जो लगाना है y पे, तो 0 से लेकर के h तक। मैं आपको मैथ्स में भी बताया हूँ, अगर मैथ्स का इंटीग्रेशन वाला जो
नहीं देखे हैं निश्चित समाकलन का, तो वो भी आप देख सकते हैं जा करके, ठीक है, हमारे प्लेलिस्ट में रखी हुई है उसी तरह। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं भैया। बी से बी आपका कैंसिल हो जाएगा और वाई बार जो आएगा आपका 1 माइनस, पहले तो इंटीग्रेशन अभी कर लेते हैं, 1/h, और ये 1/h बचा और ये 2 भी बचा ना, तो ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। समझ में आ रहा होगा, 2 लिख लिया, ये ऊपर चला जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, ये बचा है 0 to h, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 यानी कि y और माइनस y² h इंटू dy। इतना समझ में आया। चलिए तो y बार जो हो जाएगा, y बार जो आपका हो जाएगा 2/h, y का इंटीग्रेशन क्या होता है, y²/2, माइनस है तो माइनस लगा लो, y² का इंटीग्रेशन क्या होता है, y³/3, यानी कि 3 और h है। इसका लिमिट लगा लेते हैं, लिमिट क्या है 0 to h। इतना समझ में आया। तो अब हम लिमिट लगाएंगे, पहले अपर लिमिट भरते हैं, माइनस करके लोअर लिमिट भरते हैं, ठीक है। तो 2/h अपर लिमिट भरिए, y की जगह पे h रखिए, तो क्या हो जाएगा h²/2 माइनस ये हो जाएगा h³/3h, h से एक h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचा h²। तो आगे कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, y बार जो होगा आपका 2/h तो है ही भैया, और ये बचा h²/2 और ये हो जाएगा माइनस h²/3। तो लिख लेते हैं पहले h²/2 माइनस h²/3। समझ में आ गया होगा। तो y बार जो होगा आपका, बहुत आसान है जी, कुछ नहीं करना है यहाँ से, तो अब कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, आपको इंटीग्रेशन आ रहा होगा, आप धड़ाधड़ कर लेंगे, बस यही सब समझना था कि ये पट्टी dy कैसे काटा जाता है और कुछ नहीं। तो 2/h और ये क्या हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 तो ये 2 यानी कि 3h² माइनस 2h यानी कि h²/6 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। इसका हमने क्या करा, ऐड करा, जैसे सब्ट्रैक्ट करा, यहाँ पर माइनस लगा सब्ट्रैक्ट करा, तो y बार जो हो जाएगा आपका डेट सिंप्लाई 2 3 जा 6 हो गया, तो ये जो होगा, और h से एक h कैंसिल हो जाएगा, h बचेगा, यानी कि y बार जो आपका आएगा h/3। समझ में आया। तो ये आप नोट कीजिए फटाफट, और मुझे आशा है कि बहुत आसानी से आप समझ रहे होगे यार, ऐसी कोई वो नहीं है कि कोई विशेष इसमें नहीं है, कुछ सोचने वाली कोई चीज़ें नहीं हैं, और आप आसानी से समझ रहे होंगे। चलिए इसे फटाफट नोट कीजिए, इसके बाद में अगला कुछ करवाऊंगा आपको। ठोस लंब वृत्तीय शंकु का मैं आपको भी प्रूफ करवा देता हूँ, और इसके बाद मैंने तो आपको अर्धगोला का प्रूफ करवाया था, अर्धगोला का प्रूफ करवाया था। इसके बाद एक ठोस विलन बचा हुआ है, और एक क्या बचा हुआ है, ठोस लंबे वृत्तीय शंकु, ठोस लंबी वृत्तीय शंकु, और एक ठोस बेलन बचा हुआ है। इसके बाद ये आपका 10 चैप्टर का एंड हो जाएगा, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल आप लोग कीजिएगा, और देखिए अगर मेरे को टाइम मिलता है इसमें, इस लेक्चर में ज़्यादा लेक्चर जो है ज़्यादा 1 घंटे का नहीं करेंगे हम, क्योंकि थ्योरी ही पढ़ाना है, और हम देख रहे हैं कि थर्ड चैप्टर बलों का नियम, सेकंड चैप्टर अभी फर्स्ट चैप्टर, ये 3 चैप्टर अभी बचे हुए हैं, लेकिन बहुत आसान है, ये लगभग 3 से 4 दिन में ये भी ख़त्म हो जाएंगे फटाफट, कुछ उसमें है नहीं। तो फटाफट नोट कीजिए, और इसके बाद 2 चीज़ें और प्रूव कराऊंगा, ठीक है, फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए मैं इसे अब मिटाता हूँ, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, तो ये देख रहे हैं कि एक ठोस लंब वृत्तीय शंकु है, इसका एक्स एक्सिस ये है, सॉरी वाई एक्सिस है, और ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे हमने लंब वृत्तीय शंकु बनाया है, इसकी जो त्रिज्या है r है, ठीक है, और इसकी जो हाइट है h है, और इससे हमने क्या करा कि y डिस्टेंस से, एक्स एक्सिस से y डिस्टेंस दूरी पर हमने एक पट्टी काटी, ये वाली,
बहुत पतली पट्टी है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बहुत पतली पट्टी है। ये हमने वाई डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस पर हमने एक पट्टी कटी डी वाई चौड़ाई की। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, इसमें भी समरूप त्रिभुज का नियम लगाना है। एक है ए बी ओ और एक है ए एम डी, दो त्रिभुज बन रहे हैं, समरूप है, समझ में आ रहा होगा, एक ही रूप के हैं दोनों त्रिभुज। तो अब चलिए हम समरूप त्रिभुज पर हम विचार करते हैं। क्या लिखेंगे कि समरूप त्रिभुज कौन सा, तो ए बी ओ, ठीक है, लिखेंगे समरूप त्रिभुज ए बी ओ तथा क्या है एक ए एम डी में, ठीक है। तो इसमें बस अनुपात का नियम लगाते हैं, तो क्या लगाएंगे एम डी अपान ए डी, यानी कि एम डी अपान ए डी क्या हो जाएगा, एम डी अपान ए डी इज इक्वल टू क्या होगा बी ओ। जैसे एम डी हमने माना तो इसको भी इज इक्वल टू मानेंगे बी ओ, जैसे इसकी बेस है तो इसकी भी बेस होगी बी ओ अपान में क्या हो जाएगा ए ओ। तो क्या लिखेंगे बी ओ अपान में ए ओ। इतना समझ में आया आपको। तो ये एम डी क्या है, एम डी जो है इसका पट्टी आर डैश है, तो आर डैश की जो लिखेंगे हमने आर डैश लिखूँगा, और ए डी क्या है, ए डी जो है मान लो ये वाई है और ये पूरा एच है, तो ये जो होगा इतना डिस्टेंस होगा एच माइनस वाई हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ए डी एच माइनस वाई। इतना समझ में आया आपको। और यहाँ पर हम बी ओ देखेंगे तो एक आर है, ठीक है, ये आर डैश ये आर, समझ में आ रहा होगा। और ये जो है ए ओ का हो ए ओ क्या है एच है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम यहाँ से आर डैश फाइंड करेंगे यहाँ से, तो आर डैश का जो वैल्यू होगा डेट सिंप्लाई आर डैश इज इक्वल टू आर अपान एच इंटू एच माइनस वाई। कुछ नहीं किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दिया, समझ में आ गया। तो अगर हम यदि शंकु का घनत्व रो डैश मान ले या फिर रो मान ले, ठीक है रो मान लेते हैं इसको, क्योंकि ये ठोस है ना, तो इसको हम आयतन के अनुसार फाइंड करेंगे, यानी घनत्व के अनुसार फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या मानेंगे, यदि शंकु के पदार्थ का घनत्व रो हो, यदि शंकु के पदार्थ का घनत्व रो हो, तो क्या करेंगे, पट्टी का जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है आयतन गुणे घनत्व, बस यही तो होता है। तो हम लिखेंगे अतः पट्टी का द्रव्यमान भैया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये क्या होगा इसका आयतन हो जाएगा, और एच आयतन गुणे घनत्व यानी कि पाई आर स्क्वायर और डी वाई, पाई आर स्क्वायर डी वाई इंटू एच हो जाएगा। तो हम लिखेंगे द्रव्यमान लिखेंगे पाई और इसके बाद आर डैश स्क्वायर, क्योंकि आर डैश है, ठीक है, इस पट्टी का आर डैश है, तो पाई आर डैश स्क्वायर डी वाई इंटू रो। इतना समझ में आ गया। तो आर डैश का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, ठीक है, आर डैश का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा पाई आर डैश स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा आर स्क्वायर अपान एच स्क्वायर इंटू एच माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई इंटू रो। चलिए इतना तो हो गया अपना। अब हम देखते हैं कि चूंकि अगर पट्टी का गुरुत्व केंद्र यानी कि जो पट्टी का गुरुत्व केंद्र जो है, ये हमने यहाँ डी जो माना है, ये डी यहाँ पे है, डी पर स्थित है, इसलिए शंकु के गुरुत्व केंद्र की एक्स अक्ष से जो दूरी होगी वो हम फाइंड करेंगे। लिखेंगे क्या, चूंकि
पट्टी का गुरुत्व केंद्र D पर स्थित है। और ये D पर क्यों स्थित है? हमने इसको क्या माना है? क्योंकि पतली पट्टी तो यार पतली होती है ना, जो स्ट्रिप हम काटते हैं तो वो तो पतली होती है, तो इसका गुरुत्व केंद्र क्या होगा? D ही पर होगा। एक एकदम लाइन की तरह होगी पट्टी, समझ में आया? तो D पर स्थित है। अतः क्या लिखेंगे कि अतः शंकु के गुरुत्व केंद्र की x अक्ष से दूरी, अतः शंकु के गुरुत्व केंद्र की x अक्ष से दूरी यानी कि हम क्या निकालेंगे? y बार। x अक्ष से दूरी क्या होती है यार? y बार। x अक्ष से दूरी मैं कितने बार बोला हूँ? x अक्ष से दूरी वही बोल लेता है फटाक से x, नहीं y बार। y x अक्ष से दूरी जो होगी y होगी, तो हम लिखेंगे y बार इज इक्वल टू लिखेंगे हम लिमिट पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, यही तो होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि h माइनस वाई का होल स्क्वायर है, और इंटू क्या हो जाएगा? h माइनस वाई का होल स्क्वायर है ना, तो पाई h माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? डी वाई रो डी वाई, यानी कि डी वाई रो तो है ही, और ये वाई डिस्टेंस पर है, अपान में ये वाई बार यहाँ पर लिख भैया बीच में आना चाहिए, ये ठीक है। तो अपान में क्या हो जाएगा? ये अगर हम इसको माने तो इसका जो निकाले हम घनत्व, तो डायरेक्ट लिख देंगे हम कि 0 to h। लिमिट तो लगेगा भैया 0 से h, क्योंकि dy है तो डिवाइड पर हम देखेंगे तो ये h हाइट तक ऊपर गई है, तो इसलिए हम h लगाएंगे, इसको भी लगा लेते हैं 0 to h। और ये जो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h माइनस वाई का होल स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा? h स्क्वायर डी वाई इंटू रो। समझ में आ गया होगा? ठीक है, कोई बात नहीं। h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो बचेगा y बार इज इक्वल टू 0 to h, बीच में लिखो यार बार 0 to h, क्या बचेगा? y इंटू एच माइनस वाई का होल स्क्वायर, y इंटू एच माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई, और अपान में जो बचेगा ये भी h माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये क्या बचेगा? डी वाई। बस अब क्या करना है? ब्रैकेट ओपन कर देना है, तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे हम, तो क्या लिखेंगे? y बार इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो h स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hy इंटू वाई डी वाई, और ये इंटीग्रेशन है 0 to h, ठीक है। और यहाँ पे फिर h माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? h स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hy इंटू डी वाई, ये भी इंटीग्रेशन है 0 to, इंटीग्रेशन है क्या है? 0 to h। समझ में आ गया होगा? तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन शुरू करें तो स्पेस कम है, इंटीग्रेशन शुरू करें तो y बार का जो हो जाएगा आपका, y से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो y से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? h स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब माइनस 2hy होल स्क्वायर इंटू डी वाई है, और इंटीग्रेशन है 0 to h। समझ में आ रहा होगा? और इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन फटाक से कर लेते हैं। इसको तो हमने मल्टीप्लाई करा, ये y का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? h स्क्वायर वाई, h स्क्वायर क्या हो जाएगा? y, और प्लस वाई क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और माइनस
2hy² यानी कि क्या हो जाएगा hy²। इसका लिमिट क्या लगेगा, लिमिट जो लगेगा 0 से h तक लगेगा। चलिए मैं इसको यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर स्पेस बचा हुआ है, समझ में आ गया। तो ये इसको इंटीग्रेशन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। y⁻= क्या हो जाएगा, ये तो h² y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा h²y² हो जाएगा, ठीक है। ये तो h² कॉमन हो जाएगा। और देखो ये y³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y⁴/4 हो जाएगा, y⁴/4 और -2hy² का इंटीग्रेशन क्या होगा -2hy² का y³ हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। इसका लिमिट लगाएंगे 0 से h तक, और ये जो होगा आपका 0 से h, और ये जो होगा आपका लिमिट रखेंगे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा h³ हो जाएगा, और ये हो जाएगा y³ यानी कि h³/3 प्लस h³/3 और -hy² यानी कि क्या हो जाएगा -h³। समझ में आ रहा होगा। अब माइनस करके लोअर लिमिट बात डालेंगे 0, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो ये h³ से h³ कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में भी लिमिट रख लेते हैं, डेट सिंप्लाई y⁻= क्या हो जाएगा y⁻= क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभी लिमिट रख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा h⁴/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा h⁴/2, ये तो होगा h⁴/2 प्लस ये क्या हो जाएगा y⁴ यानी कि h⁴/4 हो जाएगा h⁴/4, और ये क्या हो जाएगा -2h y³/3 है ना। तो ये क्या हो जाएगा -2h⁴/3 अपान में क्या बचा है h³/3। तो फ्रेंड्स अगर हम हल करते हैं तो y⁻ का जो वैल्यू आ जाएगा, ये तो 3 ऊपर चल जाएगा, ऐड कर लेना अपने से बहुत ही आसान है। और ये जो है आपका 3h³ और ये जो होगा आपका h⁴ और अपान में ये 12 आएगा, ऐड करने पर ये आ जाएगा। तो हम 3 4 ये कटा देंगे, और इसका जो हो जाएगा y⁻ जो आएगा आपका क्या हो जाएगा और ये भी 3 4 12, और ये भी h³ बचा है ना यार, तो h³ लिख देता हूँ। तो ये h³ से ये h³ कट गया यानी कि h बचा, यानी कि y⁻ जो होगा आपका h/4। इसको हल करेंगे ना आप, इसको हल कर लेना, ये वाला हल करोगे आसानी से, ये आपका y⁻=h/4 आपका आ जाएगा। यही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इसका, शंकु का, लंबवृत्तीय शंकु का। फटाफट नोट कीजिए, ठीक है। इसके बाद एक सिंपल सा मैं ठोस बेलन का कराऊंगा, बहुत ही आसान है ठोस बेलन का। और इसके बाद आपका ये चैप्टर का द एंड हो जाएगा, और आसानी से आप फार्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन लगाएंगे आप, ठीक है। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन आप सारा लगाएंगे। वैसे मैं 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा, या फिर मतलब अगले लेक्चर अगर लेकर आऊँगा इसका तो क्वेश्चन ज़रूर करवाऊँगा, या फिर इसी में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर करवाऊँगा आपको, ठीक है। तो चलिए मैं इसे अब मिटाता हूँ, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा फटाफट, ठीक है। तो इसे मैं अब मिटाता हूँ। बहुत ही आसान था जी ये भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक लंबवृत्तीय जो ये ठोस बेलन है आपका, और ये आपका ये है y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस, ठीक है। और इसी पर हमने खड़ा कर दिया। इसकी जो हाइट है h है, और इसकी जो रेडियस है r है। हमने क्या करा कि इस x एक्सिस से y डिस्टेंस पर हमने dy मोटाई या चौड़ाई के हमने एक पट्टी काटा। इस पट्टी पर अगर हम विचार करें तो इस पट्टी का जो आयतन हो जाएगा, आयतन के अनुसार इसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे। तो पट्टी का जो आयतन हो जाएगा बहुत ही आसान है, पट्टी का आयतन क्या हो जाएगा πr² dy। इतना आपको समझ में आ गया होगा। पट्टी का जो आयतन होगा πr² dy।
चूँकि पट्टी का केंद्र जो है हम देख रहे हैं कि बिंदु सी पर है, तो लिखेंगे कि चूँकि पट्टी का केंद्र बिंदु सी पर है, अतः क्या लिखेंगे, इसलिए जो बेलन का गुरुत्व केंद्र जो है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पर होगी, अतः बेलन का गुरुत्व केंद्र का फार्मूला क्या हो जाएगा, वाई बार जो होगा अपना, यहाँ पर लिख देता हूँ, बहुत छोटा है, वाई बार जो होगा आपका 0 to h पाई आर स्क्वायर डी वाई इंटू, ये कितने दूरी पर है, तो वाई डिस्टेंस पे है, और अपान में, समझ में आ रहा होगा, 0 to h पाई आर स्क्वायर डी वाई, इतना समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई स्क्वायर से आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो वाई डैश इक्वल टू हो जाएगा, ये जो होगा 0 to h वाई डी वाई हो जाएगा, बचेगा क्या 0 to h वाई डी वाई अपान में इंटीग्रेशन ऑफ 0 to h, और क्या बचेगा ये डी वाई। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो वाई बार जो होगा आपका, वाई डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और ये डी वाई का इंटीग्रेशन जो होगा वाई, और इसका लिमिट जो लगेगा 0 से h, और इसका भी लिमिट लगेगा 0 से h, ठीक है। तो वाई बार जो होगा आपका, h लिमिट रखे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा h स्क्वायर बाई 2 और अपान में h, एक h से एक h यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, h बाई 2 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा वाई बार जो होगा आपका h बाई 2, यानी कि बेलन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वाई डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक एक्सिस से h बाई 2 डिस्टेंस पर स्थित होगा, जैसा कि आप जानते हैं, और मैंने इसको प्रूफ भी कर दिया। इसी के साथ आपका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी समाप्त होता है, और इसके सारे क्वेश्चन आप लगाएंगे, उदाहरण सहित लगाएंगे जो भी हो, और इसका मैं हो सकता है मैं आपको कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँ, और तो ऐसे सारी चीज़ें मैं करा ही दिया हूँ, और कुछ क्वेश्चन आएंगे तो एक दो करा ही दिया हूँ, और इसी पर आधारित है, तो आप करेंगे आसानी से, ठीक है। और इसके बाद मेरा चैप्टर जो शुरू होगा बलों का नियम, शायद यही है, शायद बलों का जिसमें बीम वगैरह है, तो मैं वही चैप्टर शुरू करूँगा, और ठीक है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी वीडियो, ये मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया एक लाइक ज़रूर करें, और अपने फ्रेंडों के साथ ही शेयर करें, और हाँ यार, कम से कम यार सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो हमारी एक भी वीडियो छूटेगी नहीं, ठीक है। आप आसानी से पढ़ सकते हो, जैसे ही मैं अब वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे अगर आप बेल आइकन प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी तुरंत कि हमने वीडियो अपलोड करी, और आप आसानी से देख सकते हो, और अपने सारे संशय, सारे भ्रम जो अप्लाइड मैकेनिक्स में है, जितने भी आपकी भ्रम हैं वो सारे दूर हो जाएंगे, और आप एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हो मैकेनिकल इंजीनियर का। और ये बहुत ही एक शानदार आपका अनुप्रयुक्त यांत्रिकी यानी कि अप्लाइड मैकेनिक्स बहुत ही एक अच्छा बुक है, ठीक है। और इसको बहुत ही लोग मतलब उसके अनुसार बहुत ही मतलब अच्छे से पढ़ते हैं, और बहुत मज़ा आता है। आप देख ही रहे होंगे कि कैसे मैं आसानी से पढ़ाता हूँ, और कितना मज़ा आता होगा आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, ज़रूर से ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।